तो बच्चा लोग अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर, जिसका प्यारा सा नाम है इसका, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज के समय पर हम लोग जो इतनी अत्याधुनिक दुनिया देखते हैं, तो जो हमें आज दिखता है तो ये कैसे हुआ, कैसे कैसे चीजें इंटरलिंक्ड हुई, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे अलग अलग देशों में हम लोग बात करें जो लिंक हुए वो कैसे हुए, कैसे कैसे जो इंटरेक्शन होती है अलग अलग कंट्रीज के बीच में वो होती है, सभी चीज़ों के बारे में, गहरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत वर्ल्ड का इतिहास देखेंगे, कैसे कैसे जो ट्रेवलर्स थे वो अलग अलग देशों में जाते थे, घूमते थे और मजे करते थे, उन सब के बारे में देखेंगे। कैसे कैसे हमारे यहाँ पे जो फूड वगैरह खाया जाता है तो वो के हमारे यहाँ का है भी या नहीं है, उन सभी पहलुओं को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, अपने टॉपिक का नाम पहला क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग बात करें, फ्री मूवमेंट होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स का, टेक्नोलॉजीज का, आइडिया का, लोगों का पूरे ग्लोब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग बात करें लोगों का फ्री मूवमेंट होता है, गुड्स का, गुड्स मतलब सामान होता है, टेक्नोलॉजी तो फिर आपको पता ही है, आइडियाज का, विचार का। जैसे हम लोग बात करें आइडियाज का, जैसे बुद्धिज्म का आइडिया हुआ, क्रिश्चियनिटी का आइडिया हुआ, इस्लाम का आइडिया हुआ या फिर हिंदुइज्म का आइडिया हुआ। तो आइडियोलॉजी अब धीमे धीमे स्प्रेड करती है, ये अलग अलग कंट्री में फैली और हम लोग बात करें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। तो कैसे पहुंची, क्योंकि लोग ट्रेवल करते थे। अब मैं मान चलिए कि पहले समय पे कहीं लोग घूमने जाते थे तो वो केवल अपने साथ खाना लेके नहीं जाते थे या फिर कपड़े लेके नहीं जाते ट्रेवल करने के लिए, वो अपने साथ अपना कल्चर लेके जाते थे, अपने आइडियाज लेके जाते थे, अपने विचार लेके जाते थे, अपने सामान लेके जाते थे, ठीक है। तो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की क्या सीन चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे 140 बीसी और से लेकर 1450 ईडी तक, ठीक है। तो इस समय पर कैसे कैसे चीजें चल रही थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमने पहले ही बात की कि जो हम बात करें कि जो एशिया है, जो आप लोग एशिया हम लोग देखते हैं, तो एशिया हम लोग बात करें कि पहले यूरोप से कैसे कनेक्टेड था, सिल्क रूट से कनेक्टेड था, किससे, सिल्क रूट से। और हम लोग बात करें बहुत सारे सेवरल रूट्स थे, सिल्क रूट थे हमारे यहाँ पे, और जिससे हम लोग बात करें जहाँ पे जो सी था और वास्ट रीजन थे एशिया के, और ये जुड़ते थे किससे, यूरोप से जुड़ते थे और नॉर्दर्न अफ्रीका से जुड़ते थे। और जैसे चाइनीज फेमस सिल्क रूट हुए, जैसे हम लोग बात करें चाइनीज कार्गोस आते थे तो वो ट्रैवल करते हुए जाते थे इन रूट्स के थ्रू यूरोप में, अफ्रीका में। तो जैसे इंडिया से भी लिंक था इसका कि वो सिक्किम के रास्ते से आते हुए यहीं से निकल जाते थे, तो उसमें हम लोग बात करें बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता था। जैसा कि हमें इसका नाम दिख रहा है, सिल्क रूट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मखमल के रास्ते थे, तो यहाँ से सिल्क ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट था। क्लियर। तो जब हमें पता है कि जो फूड है, हमने अभी यार बताया कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो केवल हम लोग अपना सामान लेके नहीं जाते, अपना खाना, ट्रैवल सब कुछ लेके जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया स्पेगेटी का, जो कि हम लोग बात करें नूडल्स हैं। ये क्या किए, जब ट्रैवल किए वेस्ट चाइना से कहाँ पे, यूरोप में गए तो इन्हें स्पेगेटी का कह दिया गया। तो पहले के समय पर हम लोग बात करें नूडल्स ही कहा जाता था वेस्ट चाइना में, धीमे धीमे फिर उधर पे जाके यूरोप में गए और यूरोप में इसका नाम करके उन्होंने स्पेगेटी रख दिया, ठीक है। कॉमन फूड जैसे कि हम लोग बात करें पोटैटो हुआ, पोटैटो हुए, सोया हुआ, ग्राउंडनट हुई, मेज हुई, टोमेटो हुई, चिलीज हुई, स्वीट्स हुई, पोटैटोस हुए। तो ये केवल हम लोग बात करें इंट्रोड्यूस हुए थे कहाँ पे, यूरोप में, और बाद में एशिया में आए। और हम लोग बात करें किसके बाद, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोजा। इससे पहले के लोगों को पता ही नहीं था कि भैया आलू क्या होते हैं। तो भैया आप लोग जो आलू पराठे खाते हैं, ओ भाई मजा बांध दिया भाई, मजा बांध दिया, जब आप खाते हैं मजा आता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भैया आलू पहले था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब भैया विदेश से, अमेरिका से आया है। तो भैया कहाँ पे पहले हम लोग बात करें यूरोप में आया, फिर एशिया में आया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो भैया क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम बात करते हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। तो वहां से भैया वहां के पोटैटोस लाए, सोया लाए, ग्राउंडनट लाए, मूंगफली। ठंड के समय पे आप लोग बस मस्त चटनी के साथ मूंगफली खाते हैं, तो भैया वो मजा मिल नहीं पाता अगर कोलंबस जाता नहीं वहाँ पे। जो भुट्टे खाते हैं आप, टमाटर खाते हैं भैया, अब आज के समय पर टमाटर और आलू एक ऐसी चीज है भैया, आदमी घर में ना बने तो आदमी का रोजी रोटी ना चले, ठीक है। जैसे मिर्ची हुई और भैया स्वीट पोटैटो, अरे भैया ये सब चीजें कहाँ से आई हैं, अमेरिका से खोजी गई थी। तो भैया अब हम लोग बात करें कि केवल अच्छी चीजें नहीं होती हैं, तो बुरी चीजें भी हुई हैं हमारे इन ट्रेवल्स की वजह से। क्या क्या बुरी चीजें हुई,
तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छी चीजें तो हुई, अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी क्या हुई उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो बुरी चीजें क्या हुई कि भैया जो डिसीज थी, अब भैया जो यूरोपियंस थे तो भैया उन्होंने अमेरिका में जाके बहुत गलत चीज कर दिया कि भैया वो लोग वहां पे गए तो अपने साथ जम लेके गए, और उसकी वजह से बहुत भयंकर भैया हाहाकार मच गया। भैया किसी का तुम यार हत्या ना किया करो भाई, तुम्हें जमीन चाहिए जमीन ले लो, सब कुछ चाहिए तुम सब कुछ ले लो, यार जान नहीं लिया करो यार, तुम इन लोगों ने जान ले यार बहुत गलत कर दिया यूरोपियंस ने। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे-कैसे डिसीज़ वगैरह फैली अमेरिका में और उसे जीता गया। तो भैया एक कुछ चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है? तो प्रीवियसली मेटल जो प्रीशियस मेटल थे, जैसे हम लोग बात करें जो माइन किए गए कहाँ से, पेरू से, मेक्सिको से, इसने यूरोप और एशिया का ट्रेड धीमे-धीमे बढ़ा दिया, ठीक है? और जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे तो उन्होंने इस्तेमाल किया किसका, जर्म्स का इस्तेमाल किया। किसमें, स्मॉल पैक्स का, किसको, अमेरिका को जीतने में। तो भैया अमेरिका के अंदर कि अमेरिका के लोग थे वो भैया वहाँ के, जैसे मान चलिए कि अपने देश में हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप लोग बायोलॉजी आपने पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति है तो भैया उसे अगर कोई डिसीज से अगर वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी है उसके पेरेंट्स में या फिर वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उस बीमारी का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है। पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास हम लोग बात करें जिससे वो बीमारी कभी ना लगी हो, तो उस व्यक्ति को जो बीमारी है वो बहुत भयंकर इफेक्ट कर रही थी। जैसे कोरोना की वैक्सीन जिसे लगी थी उसे बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा था कोरोना का, और जिसे पहली बार हुआ तो वो निपट गया था, और जिसे नहीं, जिसे पहले हो चुका था तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। तो अमेरिका के अंदर धीमे धीमे बीमारी फैली और बहुत हज़ारों की मात्रा में लोग मर गए वहाँ पे। Until well into 18th century, China and India were among the world richest country। तो सोच के देखिए 18th सेंचुरी तक हम लोग कितने अमीर थे। बाद में जब अंग्रेजों ने अपनी होशियारीपना किया तो भैया तब हम लोग जाकर फटीचरा हालत में आ गए, ठीक है। मतलब खराब हालत में आ गए एक तरीके से कहें तो। अंटिल 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर 18 और 19th सेंचुरी के अंदर गरीबी, भुखमरी, तो ये सब कॉमन था यूरोप के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली सेंचुरी के बारे में, 19th सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन 2 डील करता है 19th सेंचुरी के बारे में, तो कैसी कैसी चीज़ हो रही थी 1850 से लेकर 1940 के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं। लेट 18th सेंचुरी के अंदर हम लोग देख रहे थे कि जो ग्रोइंग ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो धीमे धीमे बढ़ रही थी। तो भैया अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भैया अब आदमी बढ़ेगा तो खाना तो खाएगा ही, किस चीज़ का खाना बढ़ रहा था, फूड ग्रेन्स का खाना, मतलब फूड ग्रेन्स के लिए डिमांड बढ़ रही थी भैया, हमें खाना खाना, हमें खाना खाना, कच्चा हमें खाना खाना। तो ऐसे करके डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। तो ये सीन होने लगा ब्रिटेन के अंदर। तो अब इन्होंने सोचा कि भैया अब क्या किया जाए, ट्रेड किया जाए, क्या किया जाए, ट्रेड किया जाए। तो अब ये लोग ट्रेड की रास्ते पे निकल पड़ेंगे, ठीक है। समझते हैं और क्या हुआ। द इम्पोर्टेड फूड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन द इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो भैया जो लोग जो ब्रिटेन वाले अपने कंट्री के अंदर जो खाना बना रहे थे उससे सस्ता तो इन्हें बाहर से पड़ता था यार, यानी कि ये लोग बाहर से जो सामान मंगा रहे थे वो इन्हें सस्ता पड़ रहा था, इंस्टेड जो अपनी कंट्री में बना रहे थे। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी यहाँ पे हम लोग बात करें कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर हुई, जिससे कि यहाँ पे हायर इनकम होने लगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फूड इम्पोर्ट बढ़ने लगे। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवेज एंड बाय द शिप्स। और जो फूड हो रहा था वो ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा था, रेलवे से हो रहा था और शिप से हो रहा था। फूड इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट सच एज कॉटन। तो और दूसरी चीजें भी हो रही थी जैसे रबर हुई, कॉटन हुई, और ठीक है इन सभी चीजों का भी सेम रेट पर उसी तरह हम लोग बात करें आयात हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी थी तो भैया यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो भैया धीमे धीमे इधर पे ये लोग धीमे धीमे डेवलप करने लगे। अब लोग बात करते हैं कि कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी का रोल धीमे-धीमे बढ़ने लगा, उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे रेलवेज़ हुआ, स्टीम शिप हुए, टेलीग्राफ हुआ, तो भैया ये इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी जिसने कि 19th सेंचुरी को पूरी तरह से बदल दिया। तो इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग आसमान में कभी उड़ेंगे, रेलवे जैसा कुछ सिस्टम बन के आएगा या स्टीम शिप जैसा कुछ सिस्टम बन के आएगा, तो कभी सोचा नहीं था। तो 19th सेंचुरी में जब इन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ तो भैया दुनिया बदल गई लोगों के लिए। जैसे कि हम लोग बात करें नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन हुआ, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हुआ, शिप हुआ, एनिमल्स ना, तो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हुआ, शिप्स का इस्तेमाल हुआ। तो भैया जो स्लॉटर वगैरह करते थे जैसे पहले के लोग, जैसे मान चलिए कहीं बाहर से
जहाँ से मान चलिए कि इंडिया के अंदर कोई यूरोपियन रहता है, ठीक है, कोई अंग्रेज रहता है यूरोप के, मतलब इंडिया के अंदर कोई यूरोप, मतलब अरे यार यहाँ पे चल नहीं रहा पेन। इंडिया के अंदर मान चलिए कि कोई बंदा रहता, ठीक है, तो इंडिया के अंदर कोई बंदा रहता, कहाँ का, ब्रिटेन का, तो भैया अब यहाँ पे राज कर रहा हो, अब उससे मान चलिए कि लंदन से कुछ मंगाना है, कुछ से मीट मंगाना है या फिर मीट भेजना है यहाँ से कहाँ तक, लंदन तक, तो भैया अब उसका जो मीट है वो, अब भैया नॉर्मली अगर रख के भेजता तो उसका जो मीट होता है वो कैसा होता, खराब हो जाता। पर हम लोग बात करें जैसे इन्वेंशन हुई कैसे, जैसे रेफ्रिजरेटर हुई या फिर दूसरी चीज हुई, जैसे इनकी इन्वेंशन हुई, तो भैया इससे उन्हें बहुत फायदा हो गया कि भैया आप महीनों तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक के लिए उस फूड को स्टोर कर सकते हैं। इससे कि हम लोग बात करें कि जो खाना है अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज अ फ्रोजन मीट, वहाँ पे फ्रोजन मीट की तरफ पहुँच जाता था। अब बात कर लेते हैं लेट 19th सेंचुरी के बारे में और कॉलोनिज्म के बारे में। कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री को आप लोग अपना रॉ मटेरियल निकालने के लिए कॉलोनी बना लेते हो, यानी ये एक तरीके से समझो कि उसके ऊपर कब्जा कर लेते हो आप और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हो, तो ये क्या होता है, कॉलोनिज्म होता है, ठीक है। और जो यूरोपियंस थे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटेन वाले, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, तो ये जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या कर लिया था, एशिया को जीत लिया था, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर वो लोग रूल कर रहे थे और उनके ऊपर उनको कॉलोनीज बना लिया था, अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट के ऊपर कॉलोनीज बना लिया था, ठीक है। और बेल्जियम और जर्मनी एक नई, बेल्जियम एंड जर्मनी बिकम न्यू कॉलोनियल पावर्स, और बेल्जियम और जो जर्मनी थे ये नई कॉलोनियल पावर, यानी कि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को कर लिया, अपना राज बना लिया। यूएस बिकम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s, तो 1890s के बाद भैया इन्होंने मतलब जो 1890s द यूएस बिकम द कॉलोनियल पावर इन लेट 1890s, तो 1890s में कॉलोनियल पावर बन गया, टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज रियल हेल्ड बाई स्पेन, तो स्पेन ने जो कुछ कॉलोनीज जीत रखी थी, तो अब उन्हें कितने ले लिया था, यूएस ने ले लिया था, धीमे धीमे अब पावर इमर्ज होने लगी थी, ठीक है। अब बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। तो रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग, तो ये कौन सा प्लेग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रेंडर पेस्ट है तो ये क्या है, एक हम लोग बात करें, एक प्लेग था, कैटल प्लेग था, कैटल मतलब जानवरों वाली और बीमारी है एक तरीके से, विच हिट अफ्रीका, तो इसने अफ्रीका को हिट किया लेट 80s में, तो भैया वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहां पे जानवर, वहां पे लोगों के पास अच्छी मात्रा में जानवर होते थे, पर इस प्लेग की वजह से उनकी कमर टूट गई, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई, ठीक है। It was carried the infection cattle imported from the British Asia and destroy 90% of livestock, तो भैया वहां पे अब भैया जब लाइवली स्टॉक खत्म हो गई तो भैया अब भैया उनकी कमर तोड़ दी गई भैया बहुत बुरी तरह से। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी अब भैया स्ट्रेंथन हो गई, उसने अपनी पावर स्ट्रॉन्ग की और उसने क्या किया, जो अफ्रीकन थे उन्हें फोर्स किया, क्योंकि अब भैया अभी तक तो मान चलिए कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना वगैरह था। पर हम लोग बात करें जब वहाँ पे एनुअल फ्लैग हुआ तो भैया उनके जितनी भी बकरी थी, उनके जानवर थे, कैटल थे, वो सब के सब क्या होने लगे, मर गए। और अब वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास खाना नहीं बचा, तो उन्हें जबरदस्ती अफ्रीकन को लेबर की तरह ले जाया गया और उनसे मतलब वर्क करवाया गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, इंटेंजर्ड लेबर माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, तो भैया इंडिया से भी बहुत से लोग क्या गए हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर गए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बहुत से लोग जैसे कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हुई है, तो आप अगर वहां पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, इवन की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं वहां पे। तो ऐसा क्यों है कि भैया वहां पे लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, क्योंकि भैया उनके जो पूर्वज रहे होंगे तो उन्हें क्या कर लिया, ऐसा माइग्रेट मतलब वर्कर की तरह उन्हें यूरोपियंस या फिर हम लोग बात करें ब्रिटिशर्स अपने साथ लोग आ गए थे, मतलब लेके के चले गए थे, ठीक है। इंडेंजर्ड लेबर वास अ बॉन्डेड लेबर, तो इन्हें कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए बॉन्ड करके ले जाया जाता था, कॉन्टैक्ट टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर्स इन्हें कहाँ ले जाते, कहीं दूसरी कंट्री में अपने वर्क करने के लिए लगा जाते थे। 19th सेंचुरी में हम लोग बात करें, थाउजेंड ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबरर्स, यानी कि हजारों इंडियंस और चाइनीज को कहाँ ले आया, काम पे, प्लांटेशन, जो बहुत बड़े बड़े पत्तों, मतलब जो प्लांटेशन जगह होती है, हमने पहले ही बता चुके थे, प्लांटेशन ऐसी जगह होती है जैसे चाय का बागान हुआ, कुछ किलोमीटर में पूरे इलाके के अंदर
एक ही प्रकार की खेती चलेगी, बागान आपने सुना होगा, तो भैया बागानों के अंदर इन लेबर्स को ले जाया गया, किसको, कुछ चाइनीज को, कुछ इंडियंस को वर्क के लिए लगाया गया, और माइंस में काम करने के लिए, रोड बनवाने के लिए, रेलवे बनवाने के लिए, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब दुनिया भर में चल रहे थे, तो इनको अलग अलग जिला ले जाया गया। जो रिक्रूटमेंट थी भैया, वो एजेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते थे कि भैया अच्छा काम करवाएंगे, लोकेशन अच्छी मिलेगी, पर बाद में पहुंचते तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है। और जो हम लोग बात करें, जैसे ही हम लोग बात करें प्लांटेशन में पहुंचते लेबर्स, और हम लोग बात करें, वो देखते हैं कि यहाँ पे जीवन बहुत कठिन है, उनसे बातें लंबी लंबी मार दी जाती कि तुम्हें भैया बहुत अच्छा कंडीशन रहेगी, तो मजा आएगा काम करने में, पैसा भी फ्री, तुम्हारा बहुत अंडा पैसा मिलेगा। और उन्हें जब वहाँ पे गए, उन्हें पता चला कि भैया इधर तो भैया वर्किंग कंडीशन बहुत गंदी है, और खाने तक के लाले हैं यहाँ पे, तो ठीक है। फिर बाद में 1921 में इससे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि भैया इंडेंजेंट लेबर नहीं ले आए, मतलब ऐसे धोखाधड़ी नहीं करने देंगे तुम्हें। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड अब्रॉड। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर थे, जैसे कि बैंकर्स हुए, और जैसे कि हम लोग बात करें नटू, भाई 2 मिनट साइड थे यहाँ पे, कुछ फिर से मुझे लगता है कि मेरे पैन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें। 2 मिनट का वेट टाइम दीजिए मुझे जरा। हाँ गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो कि हम लोग बात करें इंडिया में, तो वो हम लोग बात करें काम कर ही रहे थे, उसके अलावा उनकी पकड़ दूसरे देशों में थी। जैसे हम लोग बात करें इंडियन एंटरप्रेन्योर की, जैसे कुछ बैंकर थे, जैसे कि हम लोग बात करें नट्टू, कोटई और चेटियार। तो भैया ये लोग क्या थे, फाइनेंस करते थे क्या, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर और टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि एग्रीकल्चर का हम लोग बात करें, जो बेस्ट, जैसे मान लो कि अपने इंडिया के अंदर कोई सामान 10 रुपए का बेच रहा, विदेश में वही सामान 50 रुपए का बेच रहा, ठीक है। तो अब कोई ट्रेडर, या फिर हम लोग बात करें इंडिया का कोई, हम लोग बात करें किसान, अपना सामान विदेश में बेचना चाह रहा, ठीक है, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में बेचना चाह रहा। तो भैया अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, फाइनेंस करते थे, या तो ये लोग अपना पैसा लगाते थे, या फिर यूरोपियन बैंक से पैसा लेके इनको देते थे, और बीच में थोड़ी बहुत ये कमीशन खा लेते थे। तो ऐसे बहुत करके इनका काम चल जाता था। तो भैया बहुत दूर दूर तक इनकी घात थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया चेंज द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। तो भैया जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो भैया हमें पता है कि कैसे करके पहले क्या होता था कि पहले पे इंडिया को सोनी चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि भैया यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट होते थे, एग्रीकल्चर गुड्स होते थे, तो भैया हजारों की मात्रा में विदेश जा रहे थे, और एक तरीके से स्टेटस का सिंबल माना जाता था। बाद में हुआ क्या कि भैया वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और वहाँ पे बनने लगी चीजें मशीनों से। जब चीजें मशीनों से बनने लगी, तो हुआ क्या वहाँ पे, अब मान चलिए कोई हाथ से सामान बना रहा, तो उसे 10 दिन लग रहा है कोई चीज बनाने में, और वो अब कोई भी आदमी, मान चलिए गरीब आदमी है, अब कोई वो सामान अब 100 रुपए का बेच रहा, ठीक है। अब वही सामान 5 मिनट में बन रहा, वही सामान 5 मिनट में बना, कितनी बन रहा, 5 मिनट में बन रहा, और अब इसकी कीमत कितनी रखी उन्होंने, 2 रुपए रखी। अब कोई भी गरीब आदमी होगा तो इससे चुनेगा, क्योंकि ये मशीन से बना हुआ है, और इससे भैया हाथ से बना हुआ है, तो इसमें टाइम लगने वाला है। तो इसलिए भैया धीमे धीमे करके जो मशीनी गुड्स है वो धीमे धीमे चलने लगे। इससे क्या हुआ, जो है इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एंड ब्रिटेन इंजॉयड ब्रिटेन एंजॉयड ट्रेड एंड सरप्लस विद इंडिया। तो भैया वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, भैया इंडिया के यहाँ पे जो लोकल व्यापारी थे, उनका तो भैया निवाला कट गया, यहाँ के जो आर्टिजन थे वो बर्बाद हो गए, ठीक है। तो उनके जो एक्सपोर्ट थे वो बढ़ने लगे दिन पर दिन, क्योंकि भैया वहां पे मशीनें लग गई थी, और धीमे धीमे उनका इम्पोर्ट था वो कम होने होता गया, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें चल रही थी वहां पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेक्शन थर्ड के बारे में, द इंटर वॉर इकोनॉमी, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, 1914 से लेकर 1918 तक के बीच रही थी, और 1919 में खत्म हो गई थी, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, ये हम लोग बात करें फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी, एक तरीके से मान लीजिए। और इस वॉर के दौरान हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर किया गया, ठीक है, टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। तो भैया बाद में वॉर रिलेटेड गुड बनाए गए, और भैया वॉर ने पूरी तरीके से हम लोग बात करें यूएसए को चेंज कर दिया इंटरनेशनल, हम लोग बात करें डेप्टर में।
यानी कि भैया ये क्या करने लगा कि भैया पहले समय पर मैं इसको कहानी बताता हूँ। तो अब दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज थी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रिटेन हुई और जो भी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज लड़ रही थी वॉर में, तो भैया उन्हें चाहिए था क्या, पैसा चाहिए था। अब जो यूएसए था वो क्या कर देता था, पैसे दे देता था इन लोगों को, और बदले में क्या रख लेता, गोल्ड रख लेता था। तो उसने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया वॉर के दौरान कि भैया हम लोग बात करें कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको दिखता है, आपको आज के समय पर जो यूएसए दिखता है, तो इसकी जो घाग है, इसकी जो पहचान है, वो उसी समय से चली आ रही है। तो इसने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि इसके पास अंधा पैसा आ गया, और उन उस समय वॉर पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और सेकंड में, तब अंधा पैसा कमाया इन्होंने। ठीक है। और हम लोग एक तरीके से बात करते हैं तो जो अमेरिका है, तो वो भैया चलती ही वॉर के ऊपर है, यानी कि उनकी इकोनॉमी वॉर के ऊपर वर्क करती है। तो जो यूएसए था वो इंटरनेशनल डेब्टर से क्रेडिटर बन गया भैया, देने वाला। ठीक है। यानी कि बहुत पैसा देने लगा सबको। अब धीमे धीमे जैसे हम लोग बात करें, वॉर खत्म हुई तो धीमे धीमे जो चीजें सही होती हैं, उसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं। आफ्टर द वॉर वाज ओवर, द प्रोडक्शन रिड्यूस्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो भैया जो जैसी वॉर खत्म हुई, जो प्रोडक्शन थी वो कम होने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। ठीक है। और हम लोग बात करें जो धीमे धीमे जो मास प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा। मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें पैदा कर देना। ठीक है। और प्रोडक्शन कंजम्पशन मतलब होता है किसी चीज को यूज करना। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये चीजें कैसे हो रही थी उनको समझते हैं। तो जो हम लोग बात करें, यूएसए था भैया, उसने हम लोग बात करें बहुत जल्दी रिकवर कर लिया असेंबली लाइन मेथड। तो अब ये क्या था, हेनरी फोर्ड के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था यूएसए के अंदर। और इसमें हम लोग बात करें वाइडली कॉपी इन 1920s में इसे कॉपी किया गया। तो भैया पहले के समय पर क्या होता था, मान चलिए कि आप कोई कंट्री में साइड पे कोई आदमी कोई काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है, गाँव के अंदर कुछ काम मिलके कहाँ हो रहा, कुछ काम मिलके कहाँ हो रहा, कुछ काम इनके यहाँ हो रहा। तो भैया ये लोग बहुत देर लगा देते कोई काम करने में। तो अब क्या हुआ कि जो हेनरी फूड थे, इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा एक कमरा ले लिया किराए पे, ऐसे करके एक कमरा ले लिया और वहां पे एक मशीन फिट कर दी, और यहाँ पे लाइन से खड़ा कर दिया आदमी को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वहां पे मशीन से सामान निकलता जा रहा, ऐसा सामान निकलता जा रहा, और वो क्या कर रहा है, असेंबल करते चले जा रहे हैं। तो उससे काम इनका बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, और एक तरीके से इस चीज ने वहां पे पूरा रेवोल्यूशन ला के रख दिया। क्या कर दिया, रेवोल्यूशन ला के रख दिया पूरा वहां पे अमेरिका के अंदर। किसने किया था ये, हेनरी फोर्ड ने किया था। किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। कब, 1920s के समय पर। और धीमे धीमे ये जो मेथड था वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में मतलब फॉलो किया जाने लगा। जो मास प्रोडक्शन थी हम लोग बात करें, इससे जो कॉस्ट थी प्रोडक्ट की वो धीमे धीमे गिरने लगी। तो इससे हुआ क्या कि भैया मास प्रोडक्शन से जो कॉस्ट थी, अब कोई भी चीज ऐसे आपको पता हो कि भैया आप किसी थोक वाले की दुकान पे जाते हैं, तो वो आपको सामान सस्ता देता है, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो जो प्राइस के ऊपर एमआरपी डली होती है उसके ऊपर देते हैं। पर जो हम लोग बात करें कि थोक वाले होते हैं, या फिर हम लोग बात करें कि जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, वो सामान सस्ते में देते हैं, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर सामान दे रहे हैं। ठीक है। प्राइसेस हम लोग बात करें कि बहुत कम हो गई, और देयर वर हाउसिंग एंड कंज्यूमर बिकम इन जो हम लोग बात करें कि बहुत ज़्यादा बूम कर गया, जो कंज्यूमर थे वो बूम कर गया, यानी कि हर चीज़ सस्ती मिल रही, हर चीज़ सस्ती मिल रही। 1920s में सब लोग अल्टीमेटली बहुत भयंकर हम लोग बात करें इन चीज़ों पर डिपेंड हो गए, ठीक, कंज्यूम करने लगे। और हम लोग बात करें बाद में क्या हो गया वहाँ पे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, मार्केट क्रैश हो गई 1929 में। इससे हम लोग बात करें फेलियर हो गए, बैंक्स बिल्कुल बंद पड़ गए, क्राइसिस हो गई भैया, उन्होंने दूसरी कंट्रीज को भी अफेक्ट किया। ठीक है। और वहाँ पे हम लोग बात करें कि 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गए 1929 से 1932 के बीच में। और 1929 से 1932 के बीच में वहाँ पे करीब कितनी 1,10,000 कंपनीज क्या हो गई, बंद हो गई, ठप हो गई। ठीक है। अब जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा था उसको देख लेते हैं कि क्या क्या असर पड़ रहा था इंडिया के ऊपर। ठीक है। उसको समझते हैं अब हम लोग।
तो इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड बाय ग्रेट डिप्रेशन। तो इंडिया भी 1920 में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी उससे अफेक्टेड हुआ था। जो इंडियन एक्सपोर्ट थे और इंपोर्ट थे वो भी घटने लगे, और जो बंगाल का जूट था वो भैया जो ग्रोथ थी, ठीक है, वो सफर करने लगी। और जो लार्ज स्केल माइग्रेशन था जो दूसरे कंट्रीज में विलेज से टाउन हो रहा था सिटीज में, तो ये भी हमें देखने को मिला। ठीक है। अब कैसे कैसे पोस्ट वॉर के बाद भैया जो इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी कैसे हुई, रिबिल्ड हुई, वो कैसे हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत अब। ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, जैसे ये खत्म हुई, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि डिसाइड किया गया कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा जब इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, मतलब द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट मैरी 2 डिकेड्स। तो मतलब 2 डिकेड्स लग गए कम से कम। हम लोग बात करें मतलब 2 डिकेड्स में इतनी बड़ी बड़ी वॉर देखी, फर्स्ट वॉर देखी, और फिर बाद में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ। और हम लोग बात करें इसके बाद जो यूएसए और यूएसआर थे, एक सुपर पावर बन के आया। तो भैया यूएसए मतलब अमेरिका है आज के समय पर, और यूएसआर अब ये टूट चुका है, अब ये यूएसआर सारा बचा नहीं है। ये हमारी रशिया है, एक तरीके से क्या है, रशिया है। और इसमें हम लोग बात करें और भी दूसरी कंट्रीज भी थी यूएसएसआर के अंदर। और वो हम लोग बात करें 1991 के बाद बर्लिन वॉल ब्रेक हुई, और उसके बाद जो कंट्रीज थी वो क्या हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गई यूएसएसआर से। तो उस समय पर 1991 90 के समय पर हम लोग बात करें वर्ल्ड वॉर जैसी सेकंड खत्म हुआ, तो ये दो पावर इमर्ज करके आई, यानी कि एक बहुत बड़ी उभर के पावर्स आने लगी। ठीक है। ये फिर वहां पे कुछ चेंजेस हुए, कहाँ पे, यूरोप के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ही वॉर खत्म हुई तो वहां पे क्या हुआ, पोस्ट वॉर सेटलमेंट। तो सेटलमेंट क्या हुआ कि वहां पे ब्रिटेन वुड कौन इंस्टीट्यूशन को बैठाया गया, यानी कि एक ब्रिटेन वुड नाम की जगह थी, वहां पे इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और वहां पे इंश्योर किया गया भैया कि हमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्या करना है, स्टेबल करना है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। जिसपे हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे, ब्रिटेन वुड के अंदर, न्यू हेम्पशायर यूएसए के अंदर। ठीक है। और इसमें स्टेब्लिश किया गया आईएमएफ को, इंडियन मॉनेटरी फंड, सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई कि भैया जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसके ऊपर देख रेख करने के लिए, कि भैया जो इकोनॉमी है अलग अलग कंट्रीज की वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके, और उनका काम अच्छे तरीके से वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें बैलेंस बना रहे। ठीक है। पर इनका जो काम होता है वो केवल अमेरिका या यूरोपियन कंट्री को हेल्प करना होता है। एशियन कंट्रीज के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारती हैं लोग। ठीक है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, एमआईएफ था, ये डील करता था किसमें, एक्सटर्नल सरप्लस में, डिफिजिट्स में, मेंबर नेशन के, यानी कि हम लोग भी इसके मेंबर हैं, इंडिया भी मेंबर है इसका। ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक बनाया गया जिससे कि रिकंस्ट्रक्शन किया गया, डेवलपमेंट जो वर्क था, जिसे हम लोग बात करें कि वर्ल्ड बैंक के नाम पे जानते हैं। ठीक है। जिसे सॉरी, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम जानते हैं। ये सेटअप किया गया कि भैया पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन करना है पूरी दुनिया का, इकोनॉमीज की कोलैप्स कर चुकी थी, उनको सही करना था। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसे बना दिया गया। जो आईएमएफ था और जो दूसरे हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक थे, इसमें हम लोग बात करें जे ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया 1947 में। ब्रिटेन वुड सिस्टम हम लोग बात करें बेस्ड था किसके ऊपर, फिक्स्ड रेट एक्सचेंज के ऊपर, मतलब बेस था। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो नेशनल करेंसी थी वो पैक की जाती थी अमेरिकन, मतलब अमेरिकन डॉलर में। ठीक है, फिक्स रेट पर। और इसी तरह हम लोग बात करें जो अमेरिकन डोमिनेंस था वो धीमे धीमे इन्फ्लुएंस होने लगा, और जो कि आज तक चल रहा है। इवन कि आप लोग मानेंगे नहीं कि भैया अमेरिका अपने डॉलर के दम पे जाने करवा लेता है। और जो हम लोग बात करें डिसीजन मेकिंग थी इन इंस्टीट्यूशन की, वो कंट्रोल की जाती थी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, जैसे कि हम लोग बात करें यूएसए की। तो उसने यूएसए ने अपना पूरे देश के अंदर घात बना ली थी, यानी कि पकड़ बना ली थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, तो वहां पे हम लोग बात करें डिकोलोनाइजेशन, यानी कि अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, अब जो छोटी कंट्रीज के ऊपर जहां पे हम लोग बात करें राज कर रहे थे ये लोग, अब उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया, और उनसे कहा गया कि आप आजाद हैं आप लोग। और वहां पे हम लोग बात करें कि कैसे भी करके इन्हें मानना पड़ी बहुत सारी चीजें, जो कंट्री थी चाहती तो नहीं थी कि ये छोड़े, पर हम लोग बात करें उनके पास ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो इन कंट्रीज को, कॉलोनीज को संभाल सकते हैं। तो भैया इंडिपेंडेंस कैसे आई, मैनी कंट्रीज इन एशिया जैसे अफ्रीका हुई, तो ये इंडिपेंडेंट नेशन बन गए किसके द्वारा, यूएन को और नाम के द्वारा। और इन्होंने नाम यूएनओ को भी सपोर्ट किया और नाम को भी सपोर्ट किया। नाम हमारे यहाँ का मूवमेंट था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है।
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया? नेहरू के द्वारा। भाई नेहरू, मतलब नेहरू भी सपोर्ट करते थे इन्होंने, मतलब काफी यार इसके बारे में कहा भी था, ठीक है। उसके साथ इंडिया भी फ्री हो गया था। ग्रुप ऑफ जी हम लोग बात करें कि G77 बनाया गया। और डेवलपमेंटिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें हम लोग बात करें कि उन्होंने भैया नया इंटरनेशनल ऑर्डर जो था उसको भी हम लोग बात करें, विच ग्रुप वुड गिव दीज कंट्रीज रियल कंट्रोल ओवर द नेशनल नेशनल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग गुड मार्केट को हाथ में पकड़ बैठी। जो एमएनसी थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, ये स्टेब्लिश की गई 1950 1960 में, और ये बहुत सारी कंट्रीज में वर्क करने लगी, और धीमे धीमे करके जो ग्लोबलाइजेशन था उसका जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ, और ऐसे करके जो हम लोग आज के समय पर जो वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं वो ऐसे करके बना था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया बन जाए। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखा, कैसे पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, सिल्क रूट क्या था वो देखा हमने, कि कैसे सामानों का ट्रांसपोर्ट होता था कुछ रास्तों थ्रू, मतलब चाइना के थ्रू, चाइना के थ्रू, मतलब इंडिया के थ्रू जाता है चाइना वगैरह में, तो कौन सी रूट से जाता था वो देखा हमने। कैसे कैसे जो फूड था वो ट्रेवल कर रहा था, स्पेगेटी के बारे में बात की थी, पोटैटो के बारे में बात की थी। कैसे कैसे डिजीज वहां पे फैली, हम लोग बात करें कि अमेरिका कैसे जीता गया वो देखा हमने। उसके अलावा हम लोग 19th सेंचुरी में देखा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन सभी चीज़ों के अलग अलग पहलू देखे। टेक्नोलॉजी का रोल क्या था कि भैया वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ पाया वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे लेट 19th सेंचुरी के अंदर कैसे कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ, जो इंडिया को कॉलोनी बनाया गया, एशियन कंट्रीज को कॉलोनी बनाया गया। फिर हम लोग बात करें कैसे अफ्रीका को गुलाम बनाया गया, उसकी कमर तोड़ दी गई, उसे कैटल को प्लेग, मतलब प्लेग को देकर, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि भैया के इंडियन लेबर माइग्रेट करते थे दूसरी कंट्रीज के अंदर, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, बाद में फिर वहाँ पर कंडीशन बहुत खराब होती थी, ये भी हमने बात की। और वहाँ पे हम लोग बात करें इंडियन एंटरप्रेन्योर भी, उनकी पकड़ भी दूसरे कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छी थी, जैसे कि वो लोग बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा कमाते थे। वॉर के समय पे भी बहुत पैसा कमाया गया, और पोस्ट वॉर के बाद जो यूएसए था वो कैसे मतलब इमर्ज करके आया, बहुत पावरफुल बन के आया। फिर हम लोग बात करें मास प्रोडक्शन हुई, तो भैया इससे भैया हम लोग बात करें बहुत सारा बहुत सामान सस्ता हो गया, इससे कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग का चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, ठीक है। और इसके बाद इंडिया मतलब ग्रेट डिप्रेशन आ गई, उसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट इंडिया में क्या हुआ वो देखा हमने। फिर वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब वॉर के बाद कैसे दोबारा खड़ी हुई ये देखा हमने। फिर पोस्ट वर्ल्ड जो ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था, इंस्टीट्यूशन थे वो बैठे कैसे, उनके बारे में देखा। जो हम लोग बात करें आईएमएफ था उसकी स्टेब्लिशमेंट देखी। फिर लास्ट में हमने इंडिपेंडेंस देखी और डीकोलोनाइजेशन देखा, कि अलग अलग कंट्रीज का जो डीकोलोनाइजेशन था वो कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके हमने जो अपना चैप्टर था वो अपना खत्म कर लिया, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया चैप्टर तो अच्छी बात है, आपका भला हो और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम करें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ चलता हूँ मैं।